अध्याय 353 आजकल से काफी अलग है। अंत में अपनी कनपटियों पर भूरे बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कान के साथ आह भरी। सच कहूं तो यह मेरी पिछली स्थिति से पहले ही काफी बेहतर है और यहाँ के कई लोगों से कहीं बेहतर है। उदाहरण के लिए उन्होंने खिड़की के बाहर एक कोने में सिमटे हुए बेघर लोगों की ओर इशारा किया। क्लेन और माइक ने देखा और विंडोज से आश्रय देने वाली एक गंदी जगह पर जमीन पर लेटे हुए डरपोक बेघर लोगों के एक समूह को देखा। वे सभी लिंग और उम्र के थे। देर पतझड़ की ठंड में उनका फिर कभी न जागना संभव था। तभी क्लेन ने सड़क के किनारे खड़ी 60 साल की एक बूढ़ी महिला को देखा। उसकी ड्रेस पुरानी और घिसी हुई थी, लेकिन वह अपेक्षाकृत साफ सुथरी थी और उसके बाल करीने से कटे हुए थे। सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला के पास बेघर लोगों की सामान्य थकी हुई नजर थी, लेकिन वह फिर भी समूह के साथ नहीं जुड़ने की जिद कर रही थी। इसके बजाय वह धीरे धीरे सड़क किनारे चल रही थी, कभी कभी सुन्न होकर कॉफी शॉप में झांकती थी। वह भी एक दयनीय व्यक्ति है। बची हुई काली ब्रेड खाने वाले पूर्व बेघर व्यक्ति ने भी बूढ़ी महिला को देखा और आह भरी। कहा जाता है कि उसने अतीत में काफी अच्छा जीवन व्यतीत किया था। उसका पति अनाज व्यापारी था और एक बहुत ही उत्साही बच्चा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह दिवालिया हो गया और उसके पति और बच्चे की जल्द ही मृत्यु हो गई। वह वास्तव में हमसे अलग है और आप एक नज़र में बता सकते हैं। वह अब और अधिक देर तक टिक नहीं पाएगी, जब तक कि वह हर बार वर्कहाउस में प्रवेश करने के लिए भाग्यशाली न हो। सुनते समय माइक के चेहरे के भाव शांत से उदास हो गए। उन्होंने धीरे धीरे आह भरी और कहा, मैं उसका साक्षात्कार लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसके लिए आमंत्रित कर सकते हैं? वह यहाँ जो चाहे खा पी सकती है। वह व्यक्ति इस अनुरोध से हैरान नहीं था। उसने बस क्लेन और माइक को अलग अलग देखा, मानो कह रहा हो, तुम दोनों वास्तव में सहकर्मी हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि उसे ये पसंद आएगा। उसने अपनी चाय पी, उठा और चिकनी कॉफी शॉप से बाहर चला गया। जल्द ही अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी ड्रेस में बूढ़ी महिला उसके पीछे अंदर आई। कॉफी शॉप की गर्मी के कारण उसका पीला चेहरा थोड़ा हल्का हो गया। वह कांपती रही, मानो वह अपने शरीर की ठंडक को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना चाहती हो और कॉफी शॉप के भीतर अपेक्षाकृत उच्च तापमान को अवशोषित करना चाहती हो। कुर्सी पर बैठने के बाद भी उसे वास्तव में गर्म होने में एक पूरा मिनट लगा। आप जो चाहे ऑर्डर कर सकती हैं। यह इस साक्षात्कार को स्वीकार करने का इनाम है, क्लेन ने माइक की ओर से कहा। माइक के सिर हिलाने के बाद बूढ़ी महिला ने विनम्रतापूर्वक टोस्ट, निम्न गुणवत्ता वाली क्रीम और कॉफी ऑर्डर की। फिर वह मुस्कुराए और कहा, मैंने सुना है कि कुछ समय तक नहीं खाने के बाद तैलीय भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत विनम्र, बहुत आत्मसंयमित, बिल्कुल भी बेघर व्यक्ति की तरह नहीं। क्लेन ने चुपचाप आह भरी। खाना आने से पहले माइक ने लापरवाही से पूछा, क्या आप बात कर सकती हैं कि आप बेघर कैसे बनी? बूढ़ी महिला ने यादों का भाव प्रकट किया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पति एक अनाज व्यापारी थे जो मुख्य रूप से घरेलू किसानों से सभी प्रकार के अनाज खरीदते थे, लेकिन ग्रेन एक्ट के निरस्त होने के बाद से हम तेजी से दिवालिया हो गए। वह शुरुआत में बहुत युवा नहीं थे। उस झटके को सहने के बाद उनका शरीर तेजी से गिर गया। जल्द ही उनका निधन हो गया। मेरा बच्चा, एक शानदार युवा व्यक्ति, अपने पिता से व्यापार करने की गुर सीख रहा था। वह इस आघात को नहीं सह सका और उसने बिना चंद्रमा वाली रात में टिसौक नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी पहली आत्महत्या काम नहीं कर रही थी। उसे मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजा गया और पुलिस और न्यायाधीश बहुत अधीर थे। उन्हें लगा कि वह उनका समय बर्बाद कर रहा है। यदि आप आत्महत्या करना चाहते हैं तो कृपया चुपचाप और सफलतापूर्वक करें। हमें परेशान न करें। हाँ, शायद वे यही कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे बहुत सीधा पाया। मेरे बच्चे को जेल में डाल दिया गया। जल्द ही उसने दूसरी बार आत्महत्या की और सफल हो गया। बूढ़ी महिला बहुत शांति से बोल रही थी, मानो ये ऐसी चीज न हो जो उसके साथ हुई हो। लेकिन किसी कारणवश क्लेन ने गहरा दुख महसूस किया। मरे हुए दिल से अधिक दुखद कुछ भी नहीं है। उन्हें अचानक वह कहावत याद आ गई जिसे उन्होंने अपने पिछले जीवन में सुना था। इस दुनिया में आत्महत्या न केवल चर्चों द्वारा निषिद्ध थी, बल्कि यह एक दंडनीय अपराध था। कारण के लिए क्लेन बहुत अच्छी तरह जानते थे कि क्यों। सबसे पहले कई आत्महत्याएं नदी में कूदकर की जाती थीं और समय पर पता न चलने पर उनके पानी के भूत में बदलने की एक निश्चित संभावना थी। दूसरा, आत्महत्या करने वाले में अक्सर बहुत असामान्य भावनाएं होती थीं।
इस प्रकार ऐसी अवस्थाओं में अपने जीवन का अंत करना एक बलि के प्रस्ताव के बराबर था, जो विशेष अजीब और भयानक अस्तित्व के साथ प्रतिध्वनित हो सकता था। इस प्रकार उनकी मृत्यु के बाद उनके शव और उनके आसपास की कुछ वस्तुएं अजीब श्राप ले जाती थी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती थी। शायद यही वह जगह है जहां टिंगेन सिटी के चाइनीज गेट के पीछे का मिसफॉर्चून क्लॉथ कठपुतली आई है। इसलिए 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चों ने अपने अनुयायियों को अपने स्वयं के सिद्धांत के माध्यम से आत्महत्या करने से मना किया और शाही परिवार ने संबंधित कानून को भी बढ़ावा दिया। बेशक यह क्लेन के लिए हास्यास्पद लग रहा था। कानून द्वारा दंड से आत्महत्या करने वाला कैसे डर सकता था। माइक नोट ले रहे थे, तभी उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की जब कॉफी शॉप के मालिक ने खाना लाकर दिया। पहले अपना पेट भरें, हम बाद में बात करेंगे। माइक ने टोस्ट की ओर इशारा किया। ठीक है। बूढ़ी महिला ने छोटे छोटे निवालों में खाना खाया जो बहुत सुसंस्कृत लग रही थी। ज्यादा ऑर्डर न करने के बाद उसने अपना भोजन जल्दी खत्म कर लिया। कॉफी का आखिरी घूंट लेने के बाद उसने अपनी कनपटियों को रगड़ा और विनती की, क्या मैं पहले थोड़ी नींद ले सकती हूँ? बाहर बहुत ठंड है। कोई बात नहीं, माइक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। बूढ़ी महिला ने कई बार आभार व्यक्त किया, फिर वह कुर्सी पर बैठ गई और एक गेंद में सिमट गई जैसे ही वह सो गई। माइक ने बगल के आदमी को देखा और कहा, आप इस जगह से बहुत परिचित लगते हैं। मैं आपको हमारे गाइड के रूप में नियुक्त करना चाहता हूँ। दिन के लिए 3 सोली कैसे रहेगा? मुझे क्षमा करें, मैं आपका नाम पूछना भूल गया। उस आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। मैं डॉक पर अधिकांश समय दिन में केवल 1 सोली कमाता हूँ। बस मुझे ओल्ड कोहलर कहें तो 2 सोली एक दिन। आप इसके हकदार हैं। माइक ने दृढ़ता से फैसला किया। इस अजीब सौदेबाजी को देखने के बाद क्लेन ने एक टिश्यू के टुकड़े में फूंक मारी और कॉफी का 1 और कप पीने वाले थे जब उन्हें अचानक लगा कि कुछ गलत है। उन्होंने बूढ़ी महिला को देखने के लिए रुख किया जो कुर्सी पर सिमटी हुई सो रही थी। कॉफी के कारण लाल हुआ उसका चेहरा फिर से पीला हो गया। उसके आभा और मूड के रंग गायब हो गए थे। क्लेन खड़े हो गए और अवचेतन रूप से बूढ़ी महिला की सांस लेने की जांच करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही माइक और कोहलर ने उन्हें आश्चर्य से देखा, उन्होंने भारी मन से कहा, वह मर चुकी है। माइक ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। कोहलर ने अपनी छाती को 3 बार थपथपाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था कि वह लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। ईस्ट बरो में हर दिन ऐसी चीजें होती हैं। कम से कम उसने अपना पेट भरा और एक गर्म जगह पर मर गई। मुझे आशा है, मुझे आशा है कि भविष्य में मेरे लिए भी ऐसा ही होगा। क्लेन कुछ देर शांत रहे, फिर कहा, कोहलर, जाओ और पुलिस को लाओ। ठीक है। कोहलर ने एक बार फिर अपनी छाती को 3 बार थपथपाया और कॉफी शॉप से बाहर भाग गया। मालिक ने देखा लेकिन अंदर नहीं आया, मानो ये ऐसी चीज न हो जिसके बारे में उसे चिंतित होना चाहिए। थोड़ी देर बाद एक डंडा और रिवॉल्वर लिए काले सफेद चेकर्ड वर्दी में एक पुलिसकर्मी कॉफी शॉप में दाखिल हुआ। उसने मृत बूढ़ी महिला को देखा, माइक और क्लेन से कुछ सवाल पूछे, फिर उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, इसके बारे में बस इतना ही है। आप तीनों मेरे किसी को शव लेने के लिए कहने के बाद जा सकते हैं। बस इतना ही? माइक ने आश्चर्य से पूछा। वह स्पष्ट रूप से ईस्ट बरो से बहुत परिचित नहीं था। पुलिसकर्मी ने तिरस्कार किया। ईस्ट बरो में हर दिन बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं होती हैं। उसने अपनी आंखें घुमाई और क्लेन और माइक को देखा। तुम यहाँ के लोगों जैसे नहीं दिखते। तुम कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? माइक ने अपना प्रेस पहचान पत्र प्रस्तुत किया और क्लेन ने कहा कि वह उसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार एक निजी जासूस था। पुलिसकर्मी का चेहरा गंभीर हो गया जैसे ही उसने क्लेन को देखा और कहा, मुझे संदेह है कि तुम अवैध रूप से बंदूक ले जा रहे हो। मैं तुम्हारे सामान की तलाशी लेना चाहता हूँ। कृपया मेरे साथ सहयोग करें, अन्यथा इसे गिरफ्तारी का विरोध करने का मामला माना जाएगा। माइक अचानक चिंतित हो गया क्योंकि उसे पता था कि निजी जासूस आमतौर पर अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखते थे। क्लेन ने बिना किसी भाव के अपने हाथ फैला दिए। ठीक है। उन्होंने पुलिसकर्मी को तलाशी लेने दी, लेकिन उन पर कुछ नहीं मिला। बूढ़ी महिला का शव ले जाने के बाद निराश पुलिसकर्मी चला गया। माइक ने अपनी मुट्ठी भींची और मेज पर प्रहार किया। एक जीवित व्यक्ति यहाँ मर गया, फिर भी वह केवल आग्नेयास्त्रों के अवैध कब्जे की जांच करने की परवाह करता है। ऐसा कहने पर माइक ने क्लेन को देखा और हैरान होकर पूछा, तुम बंदूक नहीं लाए थे?
क्लेन ने सिर हिलाया, मेज के नीचे से अपना होल्स्टर और रिवॉल्वर निकाली और शांति से कहा, एक जासूस के रूप में मेरे पास इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। एक जादूगर के रूप में वह रिवॉल्वर को किसी के सामने रख सकते थे और व्यक्ति के लिए इसे नोटिस करना असंभव बना सकते थे। इसके अलावा चूंकि उन्होंने कोई सामान्य गोलियां नहीं खरीदी थी, बियॉन्ड गोलियां अस्थायी रूप से ग्रे फॉग के ऊपर छोड़ दी गई थी। उनकी रिवॉल्वर वर्तमान में खाली थी, लेकिन इसने उन्हें अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाने से नहीं रोका। उन्हें बस ट्रिगर खींचने पर बैंग की नकल करने के लिए अपने मुंह का उपयोग करना था। इसे देखने के बाद ओल्ड कोहलर ने बगल से फुसफुसाया, तो तुम एक जासूस हो। क्लेन ने माइक की ओर इशारा किया और लापरवाही से समझाया, मुझे पिछली बार भी इस सज्जन द्वारा एक मिशन सौंपा गया था। माइक बिना खंडन किए वहां बैठा रहा। कुछ देर सन्नाटे के बाद उसने कहा, हालांकि मैंने गिरोहों की जांच की है और कुछ वेश्याओं के दयनीय जीवन को देखा है, मैं ईस्टबरो में स्थिति से परिचित नहीं हूँ। कृपया मुझे इस जगह के बारे में अपनी आंखें खोलने में मदद करें। मुझे ये देखने दे कि क्या इस जांच योजना में कोई समस्या है। जैसे ही वह बोला, उसने अपने कपड़ों की अंदरूनी जेब से कागज की कुछ शीट निकाली और उन्हें कॉफी शॉप की मेज पर फैला दिया। क्लेन ने उसे देखा। विभिन्न उम्र के ईस्टबरो निवासियों के साथ साक्षात्कार। ये बहुत परेशानी वाला है। मुझे लगता है कि हम इसे स्थान के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। बेहतर अपार्टमेंट में 5 या 6 लोग एक कमरे वाले अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। अन्य सड़क के उस कोने में रहते हैं जो हवा से सुरक्षित है, पार्क बेंच, बार और वर्क हाउस। इसके अलावा उन्हें इस आधार पर अलग किया जा सकता है कि वे काम कब शुरू करते हैं और उनका आराम का समय क्या है। माइक ध्यान से सुनता रहा और सिर हिलाया। बुरा विचार नहीं है। आपका क्या ख्याल है, कोहलर? ओल्ड कोहलर ने अपनी नाक दबाई और कहा, मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर जासूस ने जो कुछ भी कहा वह ठीक लगता है। माइक ने इसके बारे में सोचा, अपनी योजना बदली और कहा, तो चलो पास के एक अपार्टमेंट में चलते हैं और एक यादृच्छिक चयन करते हैं। कहानी जारी रहेगी।